In this video, I am going to talk about the mechanism of action of nitrates. स्पेशली हम एंजाइना की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें पहले हमारे पास जो ड्रग्स आती हैं वो आर द नाइट्रेट्स और द नाइट्राइट्स। इनके जो एक्शन है वो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट है, लेकिन वेसल्स की डायलेशन में या उसकी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिशन करने में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसको समझने से पहले अगर हम एक्टिविटी ऑफ मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि समझ बेहतर आ जाएगी। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हमारे पास देर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स। हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ा हुआ है, उसमें से देर आर एक्टिन फिलामेंट्स एंड देर आर मायोसिन फिलामेंट्स। मायोसिन फिलामेंट्स विद द हेड्स एंड द टेल्स एंड द एक्टिन फिलामेंट्स, ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं। दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स। इन एक्टिन फिलामेंट्स के पार्ट्स होते हैं, एक्टिन होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन्स होती हैं, ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन जो होती है वो हिडन होती है फाइबर से। जब तक ट्रोपोनिन डिस्प्लेस नहीं होती तब तक ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज नहीं होगी। ट्रोपोमायोसिन ने इस हेड के साथ बाइंड करना होता है, तब जाके हमारे पास मूवमेंट होती है। तो ट्रोपोनिन किस चीज़ से डिस्प्लेस होती है? कैल्शियम से। कैल्शियम हमारे पास आता है टू द फिलामेंट, तो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। ट्रोपोनिन के थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री बाइंडिंग साइट्स होती हैं, हमने पढ़ा था। उसमें से एक जो है कैल्शियम के साथ बाइंड करती है। कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया, ट्रोपोनिन ने हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशनल चेंजेस आई इस फिलामेंट में, तो ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज हो गया। ट्रोपोमायोसिन यहाँ फिलामेंट में प्रेजेंट है, तो ट्रोपोमायोसिन जो है वो इस हेड के साथ बाइंड करता है। यहाँ पे भी कहीं ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होगा, वो इस हेड के साथ बाइंड करेगा। अब बाइंड करने में सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व है, दैट इज कैल्शियम। बाइंड करने में कैल्शियम नॉट कैल्शियम बाइंड करने में एटीपी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। एटीपी की ज़रूरत कब होती है? जब ये बाइंड कर जाता है, उसके बाद स्लाइडिंग के लिए सिर्फ ज़रूरत होती है फॉर द ऑफ द एटीपी। तो ये दो फैक्टर्स हमारे लिए बाद में इंपॉर्टेंट होंगे, इनको हमने ध्यान में रखना है। तो कैल्शियम ने ट्रोपोनिन को कन्फिग्रेशनल चेंज के थ्रू एक्टिवेट किया, ट्रोपोनिन ने एक्सपोज किया ट्रोपोमायोसिन को, ट्रोपोमायोसिन हेड के साथ बाइंड हुआ और हमारे पास एटीपी की प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन हुई। फॉस्फोरिलेशन मतलब PO4 की एडिशन, तो हमारे पास स्लाइड कर गया मसल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गई हमारे पास मसल की। अब ये कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म तो हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम दो चीज़ों की बात करें, MLCK एंड MLCP। MLC का मतलब होता है MLC मायोसिन लाइट चेन। मायोसिन की लाइट चेन को हम MLC एब्रीविएट कर रहे हैं। MLCK इस मतलब मायोसिन लाइट चेन काइनेज। काइनेज हमने पढ़ा है कि वो हर ऐसा एंजाइम जो फॉस्फोरिलेशन करवाए, फॉस्फेट की एडिशन करवाए किसी चीज़ में, दैट इज MLCK, दैट इज काइनेज। मतलब काइनेज जो है वो फॉस्फोरिलेशन करवा रहा है। MLCP मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज हमेशा अगले सब्सटेंस से फॉस्फेट को रिमूव करवाता है। फॉस्फेटेज मतलब फॉस्फेट की ब्रेकिंग करवाता है, उसका बॉन्ड तोड़ता है और फॉस्फेट को रिमूव करवा लेता है। तो ये दो एंजाइम्स इंपॉर्टेंट हैं। काइनेज जो है वो एटीपी की एडिशन करवा रहा है और फॉस्फेटेज जो है एटीपी को रिमूव करवाता है। अगर इस मैकेनिज्म को मद्देनजर रखते हुए हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स की, नाइट्रेट्स से भी पहले अगर हम वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देखें नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो उससे भी पहले अगर हम ब्लड वेसल की कंपोजिशन देखें, ब्लड वेसल किस चीज़ से बनी है? ब्लड वेसल ल्यूमन। सबसे पहले ल्यूमन वो खाली जगह, वो टनल या वो स्पेस जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, उसको हम कहते हैं ल्यूमन। किसी भी खाली जगह को ल्यूमन कहते हैं। सबसे पहले ल्यूमन, ल्यूमन की वॉल फिर होगी। वॉल्स में ऑब्वियसली लेयर्स होती हैं। सबसे पहले एंडोथीलियम आती है। एंडोथीलियम में कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोथीलियम मतलब वो कवरिंग लेयर होती है किसी भी ल्यूमन की। ल्यूमन आ गया, एंडोथीलियल सेल आ गया, फिर इंटरस्टिशियम मतलब स्पेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ सेल्स, उसको हम इंटरस्टिशियम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स हैं। वेस्कुलर मतलब वेसल्स में प्रेजेंट, स्मूथ मसल सेल्स मतलब स्मूथ काइंड के हैं ये, और खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन वगैरह रेगुलेट करते हैं। तो दो लेयर्स के दरमियान इंटरस्टिशियम, ऊपर ल्यूमन। अब अगर हम बात करें कैपिलरी एंडोथीलियल सेल, एंडोथीलियल सेल में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बन रहा है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी है कि L-आर्जिनिन जो
हमारे पास बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसकी सोर्स कोई कुछ भी हो सकती है, वो इनॉस पाथवे के थ्रू कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। ये इनॉस पाथवे जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। ये जो सेल है इसका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके अंदर इनॉस पाथवे हो रहा होगा। ये जो इनॉस पाथवे है ये आर्जिनिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ, फॉर्म हुआ इंडीड, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने इंटरस्टिशियम के थ्रू मूव करना है टुवर्ड्स द स्मूथ मसल। इसका इफेक्ट जो है वो स्मूथ मसल में है। अगर हम इसको ऑटोनोमिक सिस्टम के साथ इंटर रिलेट करें तो हमने ऑटोनोमिक में पढ़ा कि डायरेक्टली कभी भी पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू या मस्करेनिक रिसेप्टर्स के थ्रू कभी भी डायरेक्ट रिलैक्सेशन नहीं हो रही होती। ऑलवेज इट अकर्स थ्रू अ इनडायरेक्ट मैकेनिज्म के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने पढ़ा था वो फैक्टर भी होता है, रिलीजिंग फैक्टर EDRF। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू इनडायरेक्ट वेजोडाइलेशन होती है। दिस इज द सेम नाइट्रो ऑक्साइड दैट इज बीइंग रिलीज्ड, दैट इज कॉजिंग द वेजोडाइलेशन। अब ये किस मैकेनिज्म के थ्रू करवाता है ये हम पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास एक और मैकेनिज्म भी है यहाँ पे, कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो हमने पढ़ा कि दे स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद फिर बाद में हमारे पास स्लाइडिंग होती है। तो ये कैल्शियम कर क्या रहा है? कैल्शियम indeed activates the MLCK. MLCK is the myosin light chain kinase. Myosin light chain kinase is activated. प्लस का मतलब activated by the calcium। इस कैल्शियम ने इसको एक्टिवेट करवाया। जब काइनेज एक्टिवेट हो गया, काइनेज का हमने कहा था कि फॉस्फोरिलेशन करवा रहा है। जब इसने फॉस्फोरिलेशन करवाई हमारे मायोसिन लाइट चेन की, तो मायोसिन लाइट चेन एक्टिवेट हो गया। और फॉस्फोरिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जब उसके पास फॉस्फेट गया तो वो स्लाइड कर गया। सो एज अ रिजल्ट हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। हमारे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट किए, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। एज अ रिजल्ट हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट आया इन द ब्लड वेसल। सो कैल्शियम एक जो फैक्टर है वो इस तरह अफेक्ट कर रहा है। दूसरा यहाँ पे ATP कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस फॉस्फोरिलेशन। इस फैक्टर को हम बाद में देखते हैं। इधर हम अगर बात करें दूसरा जो मैकेनिज्म है, नाइट्रिक ऑक्साइड करवा क्या रहा है इंडीड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ऑन गुआनाइल साइक्लेज। जो गुआनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट किया फॉर्मेशन इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड ने, तो इसने GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट कर दिया। गुआनाइल साइक्लेज जो है GC जो है वो GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। ये जो साइक्लिक GMP है इसका इफेक्ट है इंडीड ऑन द MLCK। इसका इफेक्ट है ऑन MLCK। MLCK पे कैसा इफेक्ट है कि ये ना इसको इनहिबिट करता है। जब MLCK एक्टिवेट नहीं होगा तो ये फॉस्फोरिलेशन नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो ये सेम इफेक्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ने गुआनाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट किया, साइक्लिक GMP में कन्वर्ट हुआ, ATP की यूटिलाइजेशन हो गई और इसने साइक्लिक GMP ने MLCK को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने दी। एज अ रिजल्ट फॉस्फोरिलेशन नहीं हुई मायोसिन लाइट चेन्स की। एज अ रिजल्ट हमारे पास रिलैक्सेशन का इफेक्ट आएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रही। सो ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास MLCK को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा हमारे पास ATP की कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करती है। दो चीज़ें हमारे पास आती हैं। MLC इज़ द इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो हमारे पास रिलैक्सेशन की स्टेट में होगा। MLCK हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। MLCK पॉजिटिव, दैट इज द काइनेज। ये जो है एंजाइम है, दिस इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब एंजाइम को हम रेगुलेट कर सकते हैं, तो एंजाइम को अगर हम रेगुलेट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट रेगुलेट हो जाएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं, नाइट्रेट्स जो हम हैं हमने बॉडी में दिए हैं ओरली या किसी भी रूट के थ्रू नाइट्रेट्स हमने एडमिनिस्टर किए हैं। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं जाके, दीज नाइट्रेट्स स्टिमुलेट द या इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कन्वर्ट होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो जितना ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड होगा उतना ज़्यादा गुआनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा। जितना ज़्यादा गुआनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होगा उतना ज़्यादा CGMP बनेगा। जितना ज़्यादा CGMP बनेगा उतना ज़्यादा MLCK इनहिबिट होगा। जितना ज़्यादा MLCK इनहिबिट होगा उतना ज़्यादा
कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट मिनिमाइज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास रिलैक्सेशन आएगी। दिस इज़ द मैकेनिज्म। दो चीज़ों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना लाजमी है कि अगर हम MLCK को इनहिबिट कर देंगे इसमें कन्वर्ट होने में तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा, हमारे पास रिलैक्सेशन का इफेक्ट आएगा। एक तो मैकेनिज्म ये है। दूसरा, अगर हम ATP कंसंट्रेशन हमारे पास कम हो जाए तो बेशक ये एक्टिवेट होगा, लेकिन जब तक ये फॉस्फोरिलेट नहीं होगा, लाइट चेन हमारे पास फॉस्फोरिलेट नहीं होगी, काइनेज इसको फॉस्फोरिलेट नहीं करेगा, तब तक हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो ATP कंसंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम की जो सोर्स है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो दिस एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है इन द कॉन्ट्रैक्शन। और अगर ये इनहिबिट हो जाए तो हमारे पास रिलैक्सेशन आती है। इनहिबिट किससे होता है? साइक्लिक GMP के थ्रू। सो दैट इज इट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स।